हाय फ्रेंड्स, बायोलॉजी विद तनिष्का में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई क्लास में। तो हमारा 3 क्वेश्चन और बचा है जो कि लॉन्ग में है। 19 क्वेश्चन हम कर चुके थे, 20वें क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। तो 20वां क्वेश्चन क्या है कि किन प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई है। तो इसका आंसर क्या है कि एक ब्रिटिश वैज्ञानिक जेवीएस हॉलैंड ने 1929 में यह सुझाव दिया कि जीवों की सर्वप्रथम उत्पत्ति उन सरल अकार्बनिक अणुओं से हुई होगी जो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय बने थे। उसने कल्पना की कि पृथ्वी पर उस समय का वातावरण सर्वथा भिन्न था। इस प्राथमिक वातावरण में संभवतः कुछ जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण हुआ जो जीवन के लिए आवश्यक थे। सर्वप्रथम प्राथमिक जीव अन्य रासायनिक संश्लेषण द्वारा उत्पन्न हुए होंगे। फिर क्या दिया कि इसकी पुष्टि स्टेनले एल मिलर तथा हेरोल्ड सी उरे द्वारा 1953 में किए गए प्रयोगों के आधार पर की जा सकती है। इनका प्रयोग क्या था कि उन्होंने कृत्रिम रूप से ऐसे वातावरण का निर्माण किया जो संभवतः प्राथमिक वातावरण जिसमें अमोनिया, मीथेन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड के अणु थे परंतु ऑक्सीजन नहीं था, के समान थे, यानी कि संभवतः प्राथमिक वातावरण के समान थे। पात्र में जल भी था। क्या था? पात्र में जल भी था और ये सब भी उपस्थित थे। इसे 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर रखने पर 15% कार्बन सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित हो गया। इनमें अमीनो अम्ल भी संश्लेषित हुआ जो क्या करता है, जो प्रोटीन के अणुओं का निर्माण करते हैं। इन्हीं प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई है। 21वां क्वेश्चन क्या है कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं अधिक अस्थायी होती हैं। व्याख्या कीजिए। यह लैंगिक जनन करने वाले जीवों को किस प्रकार प्रभावित करती हैं? तो इसका आंसर क्या है कि अलैंगिक जनन में जनक एक ही होता है और उसी का डीएनए संतति में जाता है। अतः संतति में भिन्नता तभी आती है जब डीएनए प्रतिकृति मैंने बताया था। प्रतिकृति यानी कि डीएनए के समान, यानी कि उसका डीएनए का कॉपी, डीएनए प्रतिकृति में त्रुटियां हो जो कि न्यून होती है, यानी कि बहुत कम होती हैं। किसमें? अलैंगिक जनन। जबकि लैंगिक जनन में 2 जनक होते हैं जो कि डीएनए का एक सेट संतति को प्रदान करते हैं। इससे संतति में भिन्न भिन्न लक्षणों का समावेश होता है और अलैंगिक जनन से लैंगिक जनन में विविधता अपेक्षाकृत क्या होती है? अधिक होती है। लैंगिक जनन से उत्पन्न विभिन्नताओं में जीन में परिवर्तन के कारण होती है। जीन क्या है? डीएनए का क्रियात्मक खंड होता है, यानी कि एक छोटा सा खंड। अतः ये क्या होती है? स्थिर होती है। क्यों स्थिर होती है? क्योंकि इसमें विभिन्न यानी कि जीन में परिवर्तन के कारण क्या आती है? विभिन्नताएं आती है। इससे क्या होती है? स्थिर होती है और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं। प्राकृतिक चयन के कारण वही विभिन्नताएं प्रगति करती हैं जो कि पर्यावरण के अनुकूल हो। विभिन्नताओं के कारण जीव परिवर्तनशील वातावरण के प्रति अनुकूलता प्राप्त कर पाता है, जो कि प्राकृतिक चयन एवं नई जाति की उत्पत्ति हेतु क्या है? अनिवार्य है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है जो कि 22वां क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि संतति में नर एवं मादा जनकों द्वारा आनुवंशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है? यानी कि बराबर की जो संतान होगी उसमें बराबर की भागीदारी कैसे सुनिश्चित होगी, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या है कि लिंग एक आनुवंशिक लक्षण है और अन्य सभी कायिक लक्षणों यानी कि शारीरिक लक्षणों के समान लैंगिक लक्षण भी गुणसूत्रों द्वारा वंशागत होते हैं। मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 44 गुणसूत्रों के 22 समजात जोड़े होते हैं, यानी कि जो 44 गुणसूत्र हैं उनको जोड़े में कहेंगे तो वो कितने होंगे? 22 जोड़े, जो कि सब समान होते हैं, जिन्हें ऑटोसोम्स या कायिक गुणसूत्र कहते हैं। शेष एक जोड़ी गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होते हैं। पुरुष व स्त्री में इन गुणसूत्रों का यह जोड़ा एक दूसरे से
भिन्न होता है। कैसे? पुरुष में क्या होता है कि एक्स वाई, और स्त्री में क्या होता है एक्स एक्स होता है। उसके बाद क्या है कि मनुष्य में लड़के या लड़की का होना इन्हीं लिंग गुणसूत्र पर निर्भर करता है। कैसे? कि सभी बच्चे, चाहे वह लड़का हो या लड़की, अपनी माँ से कौन सा गुणसूत्र प्राप्त करते हैं? एक्स गुणसूत्र। इसी तरह जिस बच्चे को अपने पिता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त होता है वह लड़की, एवं जिसे पिता से वाई गुणसूत्र प्राप्त होता है वह क्या होता है? लड़का होता है। अतः इसी प्रकार आनुवंशिकी में दोनों की बराबर भागीदारी सुनिश्चित होती है। तो हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया, साथ ही हमारा ये पूरा चैप्टर भी खत्म हो गया। तो हमारा जो बायो का सारा चैप्टर है वो खत्म हो गया, और हमारा साइंस में एक चैप्टर आता है हमारा पर्यावरण। कौन सा? हमारा पर्यावरण। ये हमारा साइंस में चैप्टर आता है हमारा पर्यावरण, जो कि हमारे किसमें आता है? हमारे जो साइंस के पेपर यानी कि जो बायोलॉजी का अलग से दिया रहता है उसमें ये क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर के। तो ये वाली चैप्टर मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी। तो हमारा जो सारा चैप्टर है वो क्या हो गया? खत्म हो गया। और आपको बाद में क्या मिलेगा? जब एग्जाम टाइम में आपको क्या मिलेगा? रिवीजन क्लासेस। क्या मिलेंगे? जब एग्जाम का टाइम आएगा तो आपको क्या मिलेगा? सारे चैप्टर का रिवीजन क्लास मिलेगा, साथ ही क्या होगा? क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो मिलते हैं जब हम फिर रिवीजन क्लास करेंगे, तब मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।